नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई क्लासेस। और हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आज की जो भी मुख्य खबरें हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी कनेक्टिंग जीके हैं वो हम कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंस या वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन भूविज्ञान कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंस लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंस। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों कवर किया है, क्योंकि अभी 6 फरवरी 2023 को दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया में समान परिणाम के आफ्टर शॉक के साथ गंभीर भूकंप आए थे। और साथ में क्या था कि अभी उत्तराखंड में भी एक खबर थी कि पिछले 46 दिनों में 8 बार भूकंप आ चुका है। तो इसलिए भूकंप से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियो साइंस कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है। तो भारत का एक बड़ा भूभाग यानी बहुत बड़ा भूभाग भारत का जो भूकंपों हेतु संवेदनशील है। विशेष रूप से हिमालयी प्लेट जो है जिसमें भूकंपीय घटना जो है उसमें 7 या उससे ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आने की वहाँ पे क्षमता है। तो इसलिए जो हिमालयन प्लेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से। भारत में भूकंप मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण उत्पन्न होते हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। जो 7 प्लेट्स हैं उसमें से 2 जो मेन प्लेट हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, इनके टकराने के कारण यानी जो अभिसरण हुआ था उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। साथ ही इस क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहते हैं। मध्य हिमालय में ऐतिहासिक रूप से कम भूकंप देखे गए हैं, इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भविष्य में एक बड़े भूकंप आने का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्य हिमालय मतलब जो मिडिल हिमालय जिसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या है कि भूकंप वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम के अगर हम कंपेयर करें, पास का डेटा लें, तो वहाँ पे भूकंप नहीं आए हैं। ऐतिहासिक रूप से वहाँ पे कम भूकंप देखे गए हैं, लेकिन संवेदनशील है। संवेदनशील क्या है? क्योंकि जो हमारी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स हैं वो टकरा रही है और वहीं से हिमालय बना है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भूकंप वहाँ भविष्य में एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो भूकंप से रिलेटेड अगर हम देखें, जो भारत का जो आसपास का क्षेत्र है, हिमालय का जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे जो पास में भूकंप आया है उसमें से एक बहुत बड़ा भूकंप जो था वो था 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आया था, और जो जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 7.8 थी। तो कभी देखना जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक ये भी आता है कि जो भूकंप है उसको किस पैमाने पर नापा जाता है? रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाने पर उसको नापा जाता है। तो भूकंप से संबंधित कुछ और अन्य क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एक क्वेश्चन तो पहले ये आ सकता है कि जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये भूकंप से संबंधित है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था रीड ने। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? भूकंप विज्ञान। भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या जाता है? देखो, जब भी कभी यह भूकंप आता है ना, तो उसमें उसका एक उसमें पूछा जाता है कि जो इसका फोकस था या जो इसका भूकंप केंद्र सेंटर था इसका, वो कहाँ पे था। एक तो ये क्वेश्चन ये न्यूज़ में बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है कि इससे रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं वो होता है एपी सेंटर। एपी सेंटर को अधिकेंद्र या उत्केंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो यानी जमीन के अंदर कहीं जहाँ कहीं पे भी भूकंप की उत्पत्ति होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है? भूकंप का केंद्र या भूकंप का मूल या भूकंप क्या उसका फोकस। ये तीन चीजें, ये पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। भूकंप केंद्र, भूकंप मूल या फोकस, ये किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ पे भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। एपी सेंटर क्या कहते हैं? जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई उस पॉइंट को ले जाके सीधे आप जमीन के पृष्ठ पे आ जाओ, जमीन के सरफेस पे आ जाओ। ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र या उत्केंद्र। भूकंप का केंद्र क्या हो गया? जमीन के अंदर जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है। एपिसेंटर क्या हो गया? उसी पॉइंट से अगर हम सीधे जमीन के ऊपर आ जाए तो जमीन के ऊपर वो पॉइंट क्या कहलाएगा? एपिसेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं साथ में? अधिकेंद्र या उत्केंद्र बोलते हैं। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातली तरंगें कौन सी होती है? उनको एल टाइप की तरंगें बोलते हैं। और निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो जो दीर्घ पृष्ठीय तरंगें होती हैं ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं, यानी सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स या हानिकारक हानि करती हैं। ठीक है।
अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी पे आते हैं? तो इसका आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी या पैसिफिक ओशियन बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर या प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। ये इतने सारे नाम है, देखो क्या, परिप्रशांत महासागरीय पेटी यानी पैसिफिक ओशन बेल्ट, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसको प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा भूकंप है वो किस क्षेत्र में आते हैं, तो वो किस में आता है? रिंग ऑफ फायर पे आते हैं। ठीक है, या प्रशांत रिम पे आते हैं, या सरकम पैसिफिक बेल्ट पे आते हैं, या प्रशांत महासागरीय पेटी या पैसिफिक ओशन बेल्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये रिंग ऑफ फायर क्या चीज़ है? रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसके जो इस बेल्ट है, जो रिंग ऑफ फायर वाली जो बेल्ट है, इसके अंतर्गत में जो कंट्रीज आती हैं वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बोलीविया है, चिली है, इक्वाडोर है, पेरू है, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गुयाना, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, रिंग ऑफ फायर। ये जो इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रिंग ऑफ फायर यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अलोंग जो भी स्थित कंट्रीज हैं, जो भी प्लेसेस हैं, वो ये हैं। इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाती है, वो होती है तुम्हारी आपकी जापान। जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी पे स्थित है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसलिए जो जापान की जो टेक्नोलॉजीज हैं ज़मीन भूकंप रोधी मकान बनाने की, उनकी बिल्कुल अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप वहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि THDC's प्रपोज्ड 165 मेगावाट बोकांग बॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी THDC यानी टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो होता है, THDC टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन की जो प्रस्तावित 165 मेगावाट की बोकांग बालिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है वो किस जिले में है? ठीक है, ये एक परियोजना चल रही है THDC की 160 मेगावाट की, और ये चल रही है पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या हो जाएंगे, यानी जो ये बोकांग बॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना है, ये एक तो पिथौरागढ़ में चल रही है, दारमा घाटी में चल रही है। फिर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि दारमा घाटी कहाँ पर है? वो पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं क्यों लेके आया हूँ यहाँ पे, ये इसलिए लेके आया हूँ। तो अभी क्या हुआ था कि उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना क्या थी, वहाँ पे दरारें पड़ जा रही थी, दरार आ गई थी, तो दरार के कारण बहुत सारी वहाँ पे थ्योरीज दी जा रही थी कि क्यों दरार पड़ी है। कुछ का कहना क्या था कि एनटीपीसी का जो वहाँ पे टनल बन रही है, कनेक्टिंग टनल बन रही है डैम्स को लेके, उस टनल के निर्माण के कारण वहाँ पे दरार आ रही है। कुछ लोगों का कहना था कि जो चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना है, उसके कारण क्या है कि वहाँ पे जो ब्लास्टिंग है वो ब्लास्टिंग सही तरीके से नहीं की गई है, इसलिए वहाँ पे आ रही हैं। तो अलग अलग थ्योरीज वहाँ पे दी जा रही थी, लेकिन एक्सपर्ट्स के कमेंट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन जो वहाँ के डैम्स हो गया, जो प्रकृति के साथ लोगों ने मेनली मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इस तरह वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लोग वहाँ से विस्थापित किए जा रहे हैं। तो अब वहीं उसके दूसरी जगह क्या है? पिथौरागढ़। ये तो जोशीमठ था। जोशीमठ के बाद क्या है? पिथौरागढ़ का जो स्थान है, पिथौरागढ़ के स्थान में भी क्या है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि जैसे जोशीमठ के लोगों को विस्थापित हो रहे हैं, वो घर छोड़ के जा रहे हैं, हमें नहीं जाना भाई, हमें नहीं जाना। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ के दारमा घाटी के लोग। तो दारमा घाटी के लोगों का क्या कहना है कि वहाँ की जो एक दारमा संघर्ष समिति है, तो वहाँ के लोग सड़कों पर आगे प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो जो ये परियोजना है बोकांग बालिंग परियोजना है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बोकांग बालिंग परियोजना से संबंधित, वो लोग डैम नहीं बनने देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा राबी सीजन में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी थी? यानी यहाँ राबी की फसल की बात हो रही है। तो राबी की फसलें या राबी की उपज कृषि फसलें हैं जो भारत में सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। राबी की फसलों के कुछ उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन, अलसी। ये राबी की फसलें हैं, यानी कब सर्दियों में बोई जाएंगी और वसंत ऋतु में काटी जाएगी। सर्दियाँ जब स्टार्ट कब होती हैं आपकी? सर्दियाँ दिसंबर वाला मेन महीना होता है, और मार्च के आसपास ही जो होते हैं फिर इनको कट कर लिया जाता है। मार्च अप्रैल में आसपास जो होते हैं इनको कट कर लिया जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। और जो कपास है, कपास जो है वो राबी की फसल नहीं है। ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन में क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के तहत
अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। उत्तराखंड में मेनली जो है वहाँ के जो पहाड़ी इलाके जो हैं पिथौरागढ़ और जो वहाँ के जो मैदानी इलाके में वहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है। बारिश बहुत कम हुई है, तो इसलिए वहाँ पे ये बोला था कि राबी की जो सीजन फसल है उसके वहाँ पे कुछ खतरा मंडरा रहा है कि इस बार जो उपज है किसानों का कहना है कि उपज काफ़ी कम हो सकती है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया था कि राबी में यानी किस किस कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, राबी राबी की फसलों में जो हो गया गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तिलहन। और गेहूँ कब काटे जाते हैं आप सभी को मालूम है, अप्रैल के महीने में जो होते हैं बैसाखी मनाई जाती है, गेहूँ की फसल काटी जाती है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सर्दियों में बोई जाती है और वसंत ऋतु में काटी जाती है। तो इससे कनेक्टिंग कुछ संबंधित प्रश्न है कि भारत की 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कुल जनसंख्या को कृषि योग की भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पे जो हमें प्राप्त होता है वो कायिक घनत्व होता है। यानी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि कायिक घनत्व क्या है। कायिक घनत्व है कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय जो कृषि योग्य भूमि है, उसको हम कायिक घनत्व कहते हैं। कृषि प्रोडक्शन की गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारित की जाती है, एगमार्क की जाती है। यानी जो हमारे एगमार्क हम देखते हैं जो कृषि मतलब कोई भी हमारे कृषि रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एगमार्क यानी जो हमारे चावल के पैकेट हो गए या आटे का पैकेट हो गया उसमें एगमार्क होता है, हमको एगमार्क उसमें चेक करते हैं उसमें। ठीक है, इससे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो किस टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, वो था झूम कृषि। झूम कृषि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झूम कृषि जो है ये एक प्रकार की खेती है जिसे पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में की जाती है झूम कृषि। और झूम कृषि में क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाकों में ये जो आदिवासी यानी बंजारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कुछ समय तक एक जगह पे रहते हैं और फसलें उगाते हैं। और तब तक वहाँ पे फसलें उगाते रहते हैं जब तक कि उस भूमि की वहाँ पे उर्वरता खत्म नहीं हो जाती है। कुछ फिर वो बाद में कुछ आग वाग लगा के समथिंग ऐसा भी वहाँ पे करते हैं और जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है फिर वहाँ से वो दूसरी जगह के शिफ्ट करते हैं। यानी ये मूवी जो भूमि है वो इनफर्टाइल होते जा रही है इस तरीके की जो होती है। यानी एक ही जगह पे बार बार उगाते रहो जब तक इनफर्टाइल ना हो जाए तब तक को उसको उगाते रहो। ये होती है झूम कृषि। तो ये न्यूज़ में क्या रहा था, नागालैंड रहा था, और नागालैंड ऐसा राज्य है जिसने झूम कृषि पर बैन लगा दिया पूरी तरीके से। तो ठीक है, झूम किसी भी आ सकता है, कहाँ पे बैन लगाया गया है, नागालैंड में लगाया गया है। और कहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन हमारे थे इंपॉर्टेंट जो हम लेके आए थे। इस तरह के क्वेश्चन हम अब कल फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।